वालेकुम। अच्छा, हमने ना लास्ट टाइम जो है कार्बोहाइड्रेट की टाइप्स जो है वो पढ़ी थी। मतलब हमने बायोमॉलिक्यूल वाले चैप्टर में ये देखा था कि डिफरेंट जो बायोमॉलिक्यूल्स मौजूद होते हैं हमारी बॉडी में, उनको हमने इस चैप्टर में स्टडी करना था। तो सबसे पहले हमने कार्बोहाइड्रेट्स के बारे में स्टडी स्टार्ट की थी, जिसमें हमने कार्बोहाइड्रेट की डेफिनेशन पढ़ी थी। उसकी जो है 3 जो क्लासिफिकेशन है, मोनोसैकेराइड्स, डाइसैकेराइड्स और पॉलीसैकेराइड्स, इसके बारे में स्टडी किया था। अब जो नेक्स्ट हमारे पास टॉपिक है वो हमारे पास है कार्बोहाइड्रेट्स के सोर्सेज क्या होते हैं और फंक्शंस क्या होते हैं, यानी कार्बोहाइड्रेट्स के ज़राए, आपको कार्बोहाइड्रेट्स हासिल कहाँ से होते हैं और इन कार्बोहाइड्रेट्स जो आप इनटेक करते हो इसका आपकी बॉडी के अंदर फंक्शन क्या है, क्या क्या अहम रोल जो है वो परफॉर्म करते हैं। अच्छा, सबसे पहले हम सोर्सेज देखते हैं। तो सोर्सेज में हमने तीनों जो टाइप्स हैं उनके सोर्सेज के बारे में देखना है कि मोनोसैकेराइड्स कहाँ से ऑब्टेन्ड होते हैं और डाइसैकेराइड्स कहाँ से होते हैं और पॉलीसैकेराइड्स कहाँ से होते हैं। सबसे पहले हम मोनोसैकेराइड्स देखते हैं। तो जो मोनोसैकेराइड्स है ना, उसकी एग्जांपल में हमने पढ़ा था कि ग्लूकोज आता है, फ्रुक्टोज आता है और ग्लैक्टोज आता है। ये सिंगल यूनिट है ना, और मोनोसैकेराइड में सिंगल ग्लूकोज के यूनिट्स मौजूद होते हैं, शुगर के यूनिट मौजूद होते हैं, जिसमें हमारे पास ग्लूकोज आ जाता है, फ्रुक्टोज आ जाता है, ग्लैक्टोज, ये एक ही जो है ना यूनिट है। अच्छा, ये हमें ऑब्टेन्ड होते हैं फ्रूट से, वेजिटेबल से, हनी और सीरियल्स, यानी ये जो आपकी ये जो फसलें होती हैं ना, इनसे हासिल होते हैं। फ्रूट्स, वेजिटेबल्स, हनी, शहद और फसलों वगैरह से आपको ये हासिल होते हैं जो मोनोसैकेराइड्स होते हैं। उसके बाद अगर हम बात करें डाइसैकेराइड्स की, तो डाइसैकेराइड्स की हमने एक टाइप पढ़ी थी सुक्रोज, फिर एक हमने माल्टोज पढ़ी थी। यहाँ एक लैक्टोज है, लैक्टोज मिलके बनता है, अच्छा सुक्रोज मिलके बनता है ग्लूकोज और फ्रुक्टोज से। और जो माल्टोज है वो हमने पढ़ा था, 2 ग्लूकोज के यूनिट आपस में मिलते हैं, और लैक्टोज मिलके बनता है ग्लूकोज और ग्लैक्टोज से। जब ग्लूकोज और ग्लैक्टोज आपस में मिलते हैं ना, और इनके अंदर से वाटर का मॉलिक्यूल रिमूव होता है, तो वाटर के मॉलिक्यूल रिमूव होने से ग्लूकोज और ग्लैक्टोज के मिलने से लैक्टोज बनता है। अच्छा, जो सुक्रोज है ना वो हासिल होता है शुगर कैन, गन्ने से, शुगर बीट, चिकंदर से और फ्रूट से। और लैक्टोज लैक्टोज जो है वो मिल्क में पाया जाता है, जैसे आपने नाम भी सुना होगा लैक्टोजिन मिल्क का। ठीक है, तो ये जो लैक्टोज है ये मिल्क में, ये डेयरी प्रोडक्ट्स में, ये जो दूध दही वगैरह में, ठीक है, ऐसी चीज़ों में, जिन्हें ये जो दूध से बने हुए प्रोडक्ट्स होते हैं ना, उनमें लैक्टोज मौजूद होता है। उसके बाद पॉलीसैकेराइड्स, पॉलीसैकेराइड्स में अपनी डिफरेंट एग्जांपल्स पढ़ी थी, जिसमें आपने स्टार्च पढ़ा, ग्लाइकोजिन पढ़ा, सेल्यूलोज पढ़ा, काइटिन पढ़ा, लेकिन यहाँ पे ना सिर्फ एक का ही आपको बताया गया है सोर्स, जिसमें हमारे पास है स्टार्च। स्टार्च जो हमने पढ़ी थी कि ये स्टोर फॉर्म ऑफ ग्लूकोज होती है प्लांट्स के अंदर, और एनिमल्स में ग्लाइकोजिन पढ़ी थी। अच्छा, स्टार्च किससे हासिल होती है? ये सीरियल क्रॉप से, मतलब आपको फसलों से, वीट, गंदम से, बारले, या आपका जो मेज़, राइस, ये ज्वार, बाजरा वगैरह आ जाता है। और इसके अलावा ये मकई आ जाती है, इसके अलावा राइस, चावल वगैरह, ये बारले जो या बाजरा वगैरह इनसे ऑब्टेन होता है आपको, यानी जो फसलें होती हैं ना आपकी, ये गंदम, चावल, जो बाजरा, ज्वार वगैरह, इनसे ही आपको हासिल होते हैं पॉलीसैकेराइड, ये कॉम्प्लेक्स होते हैं। उसके बाद अगर हम बात करें फंक्शंस की, कि जो हमारे पास कार्बोहाइड्रेट्स है बेसिकली वो हमारे बॉडी के अंदर जाके फंक्शंस क्यों क्या परफॉर्म करते हैं, मतलब हमने कहा है ये बायोमॉलिक्यूल्स हमारे लिविंग ऑर्गेनिज्म की बॉडी में मौजूद होते हैं, तो इनका क्या काम होता है हमारी बॉडी के अंदर, तो ये डिफरेंट फंक्शंस परफॉर्म करते हैं। सबसे पहला फंक्शन तो सोर्स ऑफ एनर्जी है, कि हमें जो मुख्तलिफ काम करने के लिए एनर्जी की ज़रूरत होती है, वो एनर्जी हमें कार्बोहाइड्रेट से मिलती है। कार्बोहाइड्रेट्स का जो मेजर, जो बेसिक सोर्स है, जो प्राइमरी सबसे पहला और इम्पोर्टेंट फंक्शन है, वो सोर्स ऑफ एनर्जी है, कि ये एनर्जी का फंक्शन, एनर्जी का सोर्स होता है। एनर्जी का ज़रिए ग्लूकोज जो है हमारे पास कार्बोहाइड्रेट्स है। पौधे जो हैं, सेलुलर जो पौधे हैं वो ग्लूकोज बनाते हैं, लेकिन जो इंसान है या जो जानवर हैं तो वो क्या करते हैं, सेलुलर रेस्पिरेशन के दौरान इसी ग्लूकोज से एनर्जी हासिल करते हैं। ग्लूकोज को हमारे सेल यूज़ करते हैं ना एनर्जी हासिल करने के लिए। सेलुलर रेस्पिरेशन मतलब जो हमारे अंदर रेस्पिरेशन का प्रोसेस हो रहा होता है, तो उसके दौरान जो ये हमारे पास ग्लूकोज है ये टूटती है और हमें एनर्जी हासिल होती है। तो जो आपके पास है कार्बोहाइड्रेट्स, वो एनर्जी का सोर्स होते हैं। उसके बाद प्रॉपर बाउल मूवमेंट, यानी जो आपका वेस्ट मटेरियल है ना उसकी डाइजेशन प्रॉपर हो जाती है, जो वेस्ट है वो प्रॉपर मूव करता है, जिसकी वजह से उसकी डाइजेशन अच्छे से हो जाएगी। अच्छा, डाइटरी फाइबर्स ऐसे फाइबर्स होते हैं जो खुद तो डाइजेस्ट नहीं होते,
लेकिन जो है आपकी जो खुराक है ना उसको हज़म कर देते हैं। ये इनडाइजेस्टिबल कार्बोहाइड्रेट्स हैं। इनडाइजेस्टिबल कार्बोहाइड्रेट्स ऐसी कार्बोहाइड्रेट्स होती है जो डाइजेस्ट नहीं होती। डाइटरी फाइबर भी ऐसी हैं, जैसे आप लोगों के मैं कहूँ, ये जो आपके डिफरेंट फ्रूट्स होते हैं इनकी स्किन आ जाती है, जैसे एप्पल की स्किन आ गई, इसका छिलका आ गया सेब का। इसके अलावा ये जो गंदम वगैरह, ये जो क्रॉप वगैरह होते हैं ना, इसके ऊपर वाले पार्ट्स वगैरह, ये दलिया वगैरह जो हो जाता है, इसकी जो ऊपर कवरिंग वगैरह होती है, जब दलिया बनाते हैं उसकी, ये दलिया वगैरह भी इनडाइजेस्टिबल या डाइटरी फाइबर्स में आ जाता है। ठीक है, ये जो इनडाइजेस्टिबल कार्बोहाइड्रेट्स होते हैं जैसे सेल्यूलोज़ हो गए, ये खुद तो डाइजेस्ट नहीं होते, लेकिन आपकी जो है खुराक जो है, आपकी जो फूड आपने इनटेक किया है उसको अच्छे से डाइजेस्ट करते हैं, तो इससे कॉन्स्टिपेशन के चांसेस भी नहीं होते। इट इज़ यूज्ड इन प्रॉपर बाउल मूवमेंट, के जो वेस्ट मटेरियल होता है वो प्रॉपर मूव करता है, उसकी अच्छे से क्या हो जाती है, डाइजेशन हो जाती है। उसके बाद पार्ट ऑफ न्यूक्लिक एसिड, फिर हमने बात की थी कि मोनोसेक्राइड में, कि 2 मोनोसेक्राइड होती हैं, डिफरेंट मोनोसेक्राइड होते हैं, जिसमें हमने ट्राइओसिस, टेट्रोसिस, पेंटोसिस और हेक्सोसिस की बात की थी। फिर हमने पेंटोसिस में बात की थी राइबोस और डीऑक्सीराइबोस। तो ये राइबोस और डीऑक्सीराइबोस जो न्यूक्लिक एसिड का पार्ट होता है, न्यूक्लिक एसिड यानी डीएनए और आरएनए। जो हमारे पास आरएनए होता है ना, इसके अंदर राइबोस शुगर है, और जो डीएनए है उसमें डीऑक्सीराइबोस शुगर होती है। उसके बाद इसका काम है ट्रांसपोर्ट में हेल्प कर। ये लास्ट वर्किंग है इसकी, नहीं, ट्रांसपोर्ट पार्ट ऑफ आरएनए, ये आरएनए का पार्ट होते हैं, न्यूक्लिक एसिड का पार्ट होता है। उसके बाद ट्रांसपोर्ट कैसे करवाते हैं, ये प्लांट जो है ना, प्लांट खुराक बना रहा है ग्लूकोज की फॉर्म में, लेकिन ट्रांसपोर्ट कर रहा है सुक्रोज की फॉर्म में। यानी ग्लूकोज तो मोनोसेक्राइड है, सुक्रोज डाइसक्राइड है, सैकराइड्स है। तो पौधे क्या करते हैं, जो मोनोसेक्राइड्स बनी है ना, यानी ग्लूकोज बनी है, उसको कन्वर्ट कर देते हैं डाइसक्राइड सुक्रोज में, और उस सुक्रोज को बॉडी के डिफरेंट पार्ट्स पे क्या किया जाता है, ट्रांसपोर्ट किया जाता है। यानी बनेगी ग्लूकोज की फॉर्म में, स्टोर भी सुक्रोज की फॉर्म में होगी, और ट्रांसपोर्ट भी सुक्रोज की फॉर्म में होगी। उसके बाद ये सपोर्ट प्रोवाइड करती है। कैसे सपोर्ट प्रोवाइड करती है, क्योंकि जो हमारे पास कुछ जो आपके पास कार्बोहाइड्रेट्स है ना, वो स्ट्रक्चर बनाते हैं प्लांट की बॉडी का। जैसे सेल्यूलोज जो है वो प्लांट की सेल वॉल में हिस्सा लेती है, प्लांट की सेल वॉल का पार्ट है। तो सेल्यूलोज जो है वो बहुत ज़्यादा अबंडेंट कार्बोहाइड्रेट्स है, जो प्लांट्स के अंदर भी मौजूद होती है। इट प्रोवाइड सपोर्ट टू प्लांट सेल, ये प्लांट सेल को सपोर्ट प्रोवाइड करती है, और अल्टीमेटली होल प्लांट को। यानी आपको मैं बताऊं तो फिर जो पूरा प्लांट है उसमें जितने भी सेल है, हर सेल में सेल वॉल मौजूद होगी ना, और सेल वॉल किससे मिलकर बनी होगी, सेलुलोज से। और वो जो सेल वॉल है सेलुलोज से बनी हुई, वो प्लांट की बॉडी को सपोर्ट प्रोवाइड करती है। तो इनडायरेक्टली जो है, अगर सेल वॉल सपोर्ट प्रोवाइड कर रही है, तो मतलब सेल्यूलोज यानी कार्बोहाइड्रेट का काम है सपोर्ट का। तो ये हमारे पास जो है कार्बोहाइड्रेट्स वाला टॉपिक ये कंप्लीट हो गया है।